आज हम इग्नू के एमपीएस 002 के यूनिट 4 नियो रेडिकल अप्रोचेज इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ अगर आप अंत में जाएंगे तो यहाँ कुछ सवाल हैं। और इन्हीं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इनको समझेंगे कि इनका आंसर कैसे देना है। आज हम पहला और दूसरा ये दो प्रश्न लेंगे और 10-10 पॉइंट्स देंगे। पॉइंट्स के आधार पर किसी भी प्रश्न के उत्तर को समझना याद रखना बहुत आसान होता है। उसी आधार पर इसको समझेंगे और ब्लॉक में भी देखेंगे कि जो प्रश्न है उससे संबंधित क्या बातें कही गई हैं। इग्नू का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए मास्टर लेवल पर सबसे बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के इग्नू के सिलेबस के आधार पर एक प्रयास। पहला सवाल है, व्हाट इज द न्यू रेडिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम यहाँ जब ऊपर आएंगे, न्यू रेडिकल अप्रोचेज हैं। हमें ये समझना है न्यू रेडिकल अप्रोचेस क्या होता है और क्या है इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड टेक्स्ट हैं, उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तो वो जो पहला प्रश्न था, व्हाट इज द न्यू रेडिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका आंसर यहाँ अंग्रेजी में भी है। और अगर हम नीचे जाकर देखेंगे तो इसी का आंसर यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, उसी की हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ की हुई है। हमें इसी प्रश्न के आधार पर ब्लॉक को समझना है। व्हाट इज द न्यू रेडिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में हम जो इसका आंसर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो इसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको समझते हुए इसके साथ 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए दो तीन लाइनें लिखी गई हैं कि हाउ द न्यू रेडिकल अप्रोच इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स। मतलब जो न्यू रेडिकल अप्रोच है वो क्या है। रेडिकल अप्रोच यानी किसी भी विषय को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को नए तरीके से, एकदम शुरुआत से किसी अलग थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से समझना। और नियो का मतलब उसमें कुछ नयापन के साथ वैसा कोई अप्रोच आता है। तो अब जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का नियो रेडिकल अप्रोच आया है, उसमें मुख्य रूप से तीन थ्योरी जो है, वो तीन तरह की अलग अलग थ्योरी है, उसको लेकर आगे बढ़ा गया है। अंडर डेवलपमेंट, सेंटर पेरिफेरी डिपेंडेंसी, तो इसको हम ब्लॉक में भी देख सकते हैं। न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन वेरियसली नोन एज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। मतलब विश्व में बेसिक तौर पर हम ये जानते हैं कि कुछ कंट्री जो है वो काफी डेवलप्ड है, कुछ कंट्री डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी कि वो प्रगति के रास्ते पर हैं, उनकी इकोनॉमी विश्व के टॉप 10 में है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। उनकी जीडीपी काफी ज्यादा है मगर वहां पर कैपिटा इनकम जो है और लोगों की दशाओं में वो प्रगति नहीं हुई है जिससे उसको डेवलप्ड कंट्री कहा। जैसे भारत, भारत की इकोनॉमी विश्व में 5वें नंबर पर है, लेकिन जो छठे और सातवें पर है वो भी डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है। लेकिन भारत अभी भी डेवलपिंग है, क्योंकि जीडीपी अधिक होने से क्या हुआ, यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि पर कैपिटा इनकम और जो लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति का, वो उस स्तर का नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उस स्तर का नहीं है। तो इसी तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्री भी है जो एकदम नीचे के पायदान पर है, जहां गरीबी, भूखमरी या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, वो भी नहीं है। तो ये मुख्यतः यहाँ आप हाईलाइटेड देखेंगे, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, तीसरी दुनिया। पहली दुनिया तो डेवलप्ड कंट्री की हो गई, दूसरी में डेवलपिंग है, तीसरी दुनिया, ये एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि जो थर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, एक कैपिटलिज्म वाला फर्स्ट वर्ल्ड, सोशलिज्म वाला सेकंड वर्ल्ड, और उनसे अलग थलग जो है वो तीसरी दुनिया। हालांकि इस शब्द का प्रयोग कई तरह से अब किया जाने लगा है। तो यहाँ जो न्यू रेडिकल अप्रोच है उसमें जो एकदम अल्प विकसित देश हैं, उनके डेवलपमेंट से संबंधित, वो कैसे डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं या उनको आगे बढ़ाने के लिए डेवलप्ड कंट्री कैसे उसको शिकार की तरह प्रयोग करते हैं, वैसे गरीब देशों की कहाँ डिपेंडेंसी या निर्भरता होती है।
उसी से संबंधित कई थ्योरीज जो बने हैं वो सब नियो रेडिकल अप्रोच में आते हैं। अप्रोच का मतलब उसको समझने का ढंग, ऐसे देशों की परिस्थितियों को, ऐसे देशों की राजनीति को, ऐसे देशों के अंदर की समस्याओं को, ऐसे देशों के अंदर जो शोषण हो रहा है उसको समझने का जो तरीका है, अप्रोच है। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सेंटर, पेरिफेरी एंड डिपेंडेंसी। तो ये सब क्या है कि नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन इन द थर्ड वर्ल्ड। अब नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन कहने का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, और ये कैपिटलिस्ट कंट्री का पेनिट्रेशन का मतलब इनकी इतनी पहुंच है उन छोटे छोटे अंडर डेवलप्ड देशों में कि वहां पेनिट्रेशन का मतलब है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वहां जाकर वहां शोषण कर रहा है। इसके पीछे यही मतलब है कि नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन इन थर्ड वर्ल्ड। ये थर्ड वर्ल्ड वाले कहाँ है कंट्री? यूरोप में है? नहीं। कहाँ है? अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। यानी कि ये थ्योरी मुख्य रूप से, ये अप्रोच मुख्य रूप से ये तीन रीजन में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। इतना हमको समझ जाना है। तो जो नियो रेडिकल अप्रोच है, तो इसमें जो अलग अलग तरह की थ्योरीज आएंगी जो यहाँ पर जैसे बताई गई, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट में अंडर डेवलपमेंट थ्योरी कैसे ओरिजिन हो रहा है, सेंटर फेरिफेरी की थ्योरी में आंद्रे गुंड्रे फ्रैंक की थ्योरी है, सामिर अमीन की थ्योरी है, इमैनुअल वालस्टीन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसिया है। तो यही कहता है कि ब्रॉडली क्लब्ड टुगेदर अंडर द रूब्रिक्स ऑफ व्हाट हैज कम टू बी कॉल्ड द डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क। यानी कि इस अप्रोच को डिपेंडेंसी, क्योंकि जो कमजोर देश है वो डिपेंड है, डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड है, जो उसका कैपिटल आ रहा है उस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क कहा गया। तो इसी अप्रोच के बारे में यहाँ पर सवाल है कि व्हाट इज द न्यू रेडिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और हमको इसी प्रश्न का जवाब लिखना है। तो यही हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो पहला पॉइंट लेता है वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन का मतलब कि ऐतिहासिक जो फाउंडेशन है, आधार है, वो क्या है। तो न्यू रेडिकल अप्रोच क्या करता है? हिस्टोरिकल लेगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब जो देश जिन्होंने कॉलोनियलिज्म हम पहले पढ़ाए हैं वीडियो में, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अलग अलग क्षेत्रों के रिसोर्सेस को अपने अधिकार में लेने, शोषण करने के लिए उसको अपनी कॉलोनी बनाई, इसलिए कॉलोनिज्म के साथ इंपीरियलिज्म वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। तो ये लेगेसीज का मतलब वो जो चला आ रहा था करीब करीब वही चीजें हैं, वही इंपीरियलिज्म वाले जो शोषण है वो दिखते हैं, वो कॉलोनिज्म वाला जो उनका दोहन है, शोषण है, जिस तरह से वही दिखता है। ये फाउंडेशन दिखता है हमको आज भी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पावर डायनामिक्स में। तो ये हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है इसी ने शेप किया है अंडर डेवलपमेंट को। वो जो शोषण चल रहा है ये आज भी उन देशों को अंडर डेवलप्ड ही रखा है, वहां के अंडर डेवलपमेंट को इसने इन्फ्लुएंस किया है। तो पहले हम ऐतिहासिक आधार बतला देते हैं। दूसरे नंबर पर हम बतलाते हैं स्ट्रक्चरल क्रिटिक एंड डिपेंडेंसी। तो सिमिलर टू डिपेंडेंसी थ्योरी, तो न्यू रेडिकल अप्रोच क्या है? एक स्ट्रक्चरल क्रिटिक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक ताना बाना विश्व का बुना गया है, उसको बताने के लिए यही हमने जैसे यहाँ ब्लॉक में देखा कि यहाँ पे क्या किया गया, डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क, और यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल क्रिटिक ऑफ ग्लोबल, यानी कि क्रिटिक बताओ भाई, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसकी क्रिटिसाइज करने में इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखता है? इसके स्ट्रक्चर में आपको वैसे नेशन दिखते हैं जो अपने रिसोर्सों का जहां दोहन हो रहा है, जहां शोषण हो रहा है, और वो अपने हर चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट है, जिन पर डिपेंडेंट हैं वो ही वहां कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है, वही उनको कर्ज भी दे रहा है, और वो कर्ज की गुलामी में फंसते जा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम में एक सिम्टम्स हमें दिख रहा है, इसी को समझने के लिए ये डिपेंडेंसी थ्योरी है। तो यहाँ पर क्या है कि दो वर्ड आएंगे जिसको हम आगे चल के और विस्तार में समझेंगे। एक होगा पेरिफेरी, एक होगा कोर। सर्टेन नेशन ट्रेडिशनली सीन एज द पेरिफेरी आर स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट ऑन कोर। तो यहाँ पर कोर नेशन कहते हैं उन नेशंस को जो डेवलप्ड नेशन है, जिनका कैपिटल पेनिट्रेट कर रहा है उन कमजोर नेशन में,
जिनका धन वहां जा रहा है, धन उनका लगा हुआ है, धन इन्वेस्टेड है, जो मालिक हैं वो कोर है। और पेरिफेरी का मतलब एक सर्किल में जैसे कोर केंद्र होता है और पेरिफेरी होती है, तो एक डेवलप्ड कंट्री छोटा सा होगा, केंद्र तो छोटा है, पेरिफेरी बड़ी है, और कई सारे पेरिफेरी के लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। जैसे एक हाथ में धागे में पत्थर बांध कर घुमाएं, तो वो धागा जो है, उंगली में जो धागा बंधा है और उसमें अगर एक पत्थर है और हम पत्थर को घुमाएं, तो वो पत्थर जुड़ा होगा उंगली से। अगर उंगली से वो धागा छूट जाए तो वो पत्थर जाकर दूर कहीं गिर जाएगा। तो जो कोर है, जो डेवलप्ड कंट्री है जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसी के सहारे वहाँ सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर वो डेवलप्ड कंट्री से उसका संपर्क टूट जाएगा तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। तो वो पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, री इन्फोर्सिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज। अब ऐसा होता है तो ग्लोबल इनक्वालिटी बढ़ती है, उसी को यहाँ बताया गया है। तीसरे पॉइंट में देखते हैं पावर इम्बैलेंस एंड सेंटर पेरिफेरी डायनामिक्स। बिल्डिंग ऑन द सेंटर पेरिफेरी मॉडल, न्यू रेडिकलिज्म डेल्व्स इनटू द एसिमेट्रिकल पावर रिलेशन। मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं और जो कोर की कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इन दोनों के बीच जो पावर रिलेशन होगा वह एसिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब है कि एक अधिक शक्तिशाली होगा, अपनी शक्तियों का अच्छे से प्रयोग कर पाएगा, दूसरे को बाध्य कर पाएगा, और एक के पास शक्तियां कम होंगी। तो असमानता ही जो है वो एसिमेट्रिकल पावर रिलेशन कोर और पेरिफेरी नेशन के बीच में होगा। It scrutinizes how the concentration of economic and political power in core nation perpetuate the marginalization of peripheral nation। तो इस सिद्धांत में हम यही सब देखते हैं, इस स्टडी में हम यही सब देखते हैं न्यू रेडिकल अप्रोच में, कि कैसे जो कोर है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत ज्यादा है, सारी क्षमताएं उसी के पास है। कैसी क्षमताएं? आर्थिक क्षमताएं और राजनीतिक शक्तियां। तो उसके पास है तो वो क्या करेगा? मार्जिनलाइज करेगा पेरिफेरल नेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको हमेशा साइड में रखेगा, उसकी बातों को साइड में रखेगा, उसके हित को भी साइड में रखेगा, मार्जिन में रखेगा, किनारे रहो, तुम्हारे हित हो, तुम्हारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, तुम्हारे इकोनॉमिक बेहतरी की बातें हो, तुम्हारी अगर कोई डिमांड है तो वो साइड में ही पड़ी रहेगी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म, इस अप्रोच के अंदर इस पॉइंट को भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है ग्लोबल कैपिटलिज्म में। कोर नेशन जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है, कोर नेशन, वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेस। डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है, जो पेरिफेरी नेशन जिसको हमने कहा, उसके सारे रिसोर्सेस को वो लेते हैं, चूसते हैं, उसका कच्चा माल खा जाते हैं। एंड वेल्थ फ्रॉम पेरिफेरल नेशन कंट्रीब्यूटिंग टू साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। साइकिल का मतलब है कि जितना रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, जितना वहां की चीजों को दोहन करते हैं, फिर उसको मार्केट की तरह समझ लेते हैं, अपना मार्केटेबल प्रोडक्ट वहां बेचते हैं, इससे वहां विकसित या विकास कुछ होता नहीं है। वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में अंडर डेवलपमेंट ही होता चला जाता है, मतलब उनका विकास नहीं हो पाता है। पांचवें पॉइंट में बतलाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन। तो नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो डायरेक्ट राज्य का हिस्सा नहीं है, राज्य के अंतर्गत, जो राज्य के द्वारा संरक्षित पोषित नहीं है, उनके खर्चे पर नहीं चल रहा है, तो ये क्या होते हैं? इसको कहते हैं एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां। अब डेवलप्ड कंट्री डायरेक्ट सरकार आकर तो दोहन नहीं करती है। आज के कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है डेवलप्ड कंट्री में, जहां उनके हेडक्वार्टर होते हैं, जहां से सारे इकोनॉमिक डिसीजन और कैपिटलिस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, वो कंपनी भी क्या करते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं। और ये जो हैं वो असर डालते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना योगदान देते हैं, और रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने में योगदान देते हैं। और ये भी अपने देश को ही फलने फूलने में मदद करते हैं। जिस देश से संबंध होते हैं, लाभ वहीं जाता है, वहीं पहुंचता है, जहां पर वो काम लेते हैं, जहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, वहां के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। कल्चरल डायनामिक्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो यानी न्यू रेडिकल अप्रोच के अंदर हम समझ रहे हैं कि कल्चरल डायनामिक्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है। डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द न्यू रेडिकल अप्रोच इज इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल एंड आइडेंटिटी डायनामिक्स। यानी कि आज के समय में न्यू रेडिकल अप्रोच इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल एंड आइडेंटिटी डायनामिक्स। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ की कल्चरल और वहाँ की आइडेंटिटी, उस फैक्टर
को भी देखा जाता है इस अप्रोच के अंतर्गत कि वो कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ मिलकर इंटरनेशनल पावर रिलेशन में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि जो कल्चर और आइडेंटिटी पे असर पड़ता है उसकी बात उस अप्रोच में यहाँ पर हम उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि कल्चर और आइडेंटिटी का भी संबंध है। इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, आइडेंटिटी एलिमिनेट होती है। उसके बाद है सोशल मूवमेंट्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज। न्यू रेडिकलिज्म प्लेस एम्फेसिस ऑन सोशल मूवमेंट्स एज एजेंट ऑफ चेंज। तो न्यू रेडिकल अप्रोच जो है वो सोशल मूवमेंट पर बल देता है, सामाजिक आंदोलनों पर बल देता है, क्योंकि एजेंट ऑफ चेंज यही हो सकते हैं। It draw inspiration from theories of underdevelopment that highlights the agency of marginalized group and explore how these movements challenge established power structure। जो marginalized group होते हैं, जो ऐसे देशों में होते हैं जिनको एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है, जो जैसे कि अगर हम किसी ऐसे देश की बात करें अफ्रीका के, जहाँ का जो एक बड़ा पॉपुलेशन है, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस पर उनकी जीविका है, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस के सहारे सदियों से अपनी परंपरा, अपने जीवन यापन की शैली, अपनी ढंग, सबको वो अपनी कला, इनको विकसित करते रहे हैं और उसी के सहारे अपना जीवन निर्वाह करते आए हैं। और रिसोर्स को लेने के लिए अगर उनको विस्थापित कर दिया जाए, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाए, उनके हितों की अनदेखी कर दी जाए, उनकी गरीबी बढ़ती जाएगी, उनका शोषण बढ़ता चला जाएगा। ऐसे स्थिति में उनको सोशल मूवमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है चेंज लाने के लिए, अपने अंडर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो इस थ्योरी में, इस अप्रोच में हम उन सब चीजों को स्ट्रक्चर अध्ययन करते हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं, किस तरह से इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन को गति देते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एडवोकिंग एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। इस अप्रोच के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि कैसे ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म का मतलब कुछ चेंजेज आ सकते हैं, कुछ सुधार हो सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस मुख्यतः जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा होता है। और नियो रेडिकलिज्म सीक्स टू एड्रेस सिस्टमेटिक इनजस्टिस, जो इनजस्टिस हो रहा है सिस्टम में, ऐसी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हुए इस अप्रोच में हम सब ये देखेंगे कि जो इनजस्टिस हो रहा है इसको कैसे कम किया जा सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कैसे सोचेगा, कैसे इन चीजों को, इनको मार्जिनाइज्ड ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए सोचेगा, किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सोचेगा, किस तरह से शोषण रोकने के लिए सोचेगा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप कैसे सोचेंगे, इनका इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। मतलब व्यवस्था में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेशन, वो भी अपनी आवाज रख पाए, डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ हो, इन सब का भी इस अप्रोच में महत्व है, उसको भी हम देखते हैं। इंटरसेक्शनलिटी इन एनालिसिस। तो इंटरसेक्शनलिटी का मतलब है कि इट कंसिडर हाउ इकोनॉमिक, social and cultural factor intersects to produce and perpetuate global inequalities। इस एनालिसिस में, यानी एक इस अप्रोच में किसी विषय को, एनालिसिस का मतलब समझने का तरीका है। इंटरसेक्शनलिटी का मतलब होता है अलग अलग सेक्शन, अगर अलग अलग ग्रुप की तरह से हम डील करें, किसी जो अविकसित देश की बात हो रही है, उस देश में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को देखने के लिए हम वहाँ के आर्थिक पक्ष को देखेंगे, उस देश के सामाजिक पक्ष को देखेंगे, उस देश के सांस्कृतिक फैक्टर्स को देखेंगे। उन सभी फैक्टर्स को अलग अलग समझते हुए उन सबों के उन बिंदुओं को इकट्ठा करके एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे, जिससे कि हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या है, सामाजिक इनइक्वालिटीज क्या है वहां पर, और क्या कल्चर जो है उनका कैसे इफेक्ट हो रहा है, उनके कल्चर को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके नेचर से जुड़े रहने का जो कल्चर है वो कैसे हार्म हो रहा है, उनके प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है उनको कैसे बिगाड़ा जा रहा है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन के चलते, ये जो उनका शोषण हो रहा है, इस शोषण के चलते तो हम इनइक्वलिटीज को और कितना बेहतर ढंग से समझेंगे इस अप्रोच के द्वारा। तो समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसको हम सामने रख सकते हैं। जब हम समझेंगे तभी उसका सही सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो सही सॉल्यूशन लेने के लिए सही समझ जरूरी है, इसीलिए इस अप्रोच की जरूरत होती है। उसके बाद है एनवायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इस एनालिसिस में हम इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करते हैं। पर्यावरण से संबंधित न्याय होना चाहिए, एक ऐसा न्याय जो सिर्फ लोगों के लिए ना हो, जो प्रकृति के लिए भी ऐसा हो, जो आने वाले जनरेशन के लिए भी प्रकृति की सारी उन मूलभूत आवश्यकताओं को प्रकृति से पूरा कर सके और प्रकृति को नुकसान ना हो सके। इकोलॉजिकल इश्यूज यहाँ पर इनसे संबंधित एनालिसिस की जाती है। डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट पेरिफेरल नेशंस। पेरिफेरल नेशन जैसे हमने पहले बताया कि अविकसित देश जो हैं उनसे संबंधित एनालिसिस की जाती है कि वहाँ वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, भौगोलिक जो वहाँ का वन या पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है तो वो कैसे इनको नुकसान पहुंचा रहा है। इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए क्या किया जा सकता है कि इनका भी पर्यावरण के संरक्षण में जो योगदान है वो बना रहे, इनका इनके पर्यावरण को ज्यादा क्षति ना पहुंचे, या पर्यावरण को बेहतर करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्री के पास जो तरीके हैं, जो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, वो भी उनके पास पहुंचे। ग्रीन फ्यूल हो या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं जिस तरह से प्रयोग किया जाता है रसायन, उन सब का भी एक्सेस इनके पास हो। तो ये हम देखते हैं कि फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड थीम्स, मतलब इन सारे थीमों को हम जो इंटरकनेक्टेड थीम हैं उनको समझते हैं और नियो रेडिकल अप्रोच को समझ जाते हैं। और यहाँ पर इसी का हिंदी में ऐतिहासिक संरचनात्मक आंदोलन, निर्भरता, शक्ति असंतुलन, केंद्र परिधि गतिशीलता, आर्थिक शोषण, वैश्विक पूंजीवाद, गैर राजनीतिक अभिनेता, राष्ट्रीय निगम, जो अंग्रेजी में बताया गया है उसी का हिंदी यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। जो दूसरा प्रश्न है, हाउ इज अंडर डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो हमको थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट समझना है। थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बार बार बात होती है। थर्ड वर्ल्ड यानी जहाँ अविकसित देश हैं, जहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो कैपिटल का पेनिट्रेशन शुरू होता है, और उसी से संबंधित बातों को यहाँ पर है द ओरिजिन। तो इसी को हम यहाँ देखते हैं। हाउ इज अंडर डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट द एसेंशियल फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो इसमें हम इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। ये भी यहाँ अंग्रेजी में है और फिर इसका आंसर यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। अविकसितता को अक्सर विकास के विपरीत या अभाव के रूप में समझा जाता है। अविकसितता के सिद्धांत की 10 आवश्यक विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। तो 10 पॉइंट्स में ये पॉइंट्स आपको समझने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अंडर डेवलपमेंट इज ऑफन कंसेप्चुअलाइज्ड एज द अपोजिट और लैक ऑफ डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, अपोजिट है किसका, डेवलपमेंट का। 10 एसेंशियल फीचर क्या क्या है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अंडर डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो सबसे पहला डिस्पैरिटी जो होता है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। यहाँ नेशन की बात हो रही है इसलिए नेशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो कैसे होगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, तो क्या होगा, लोअर, कम लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उद्योग धंधे कम है, उद्योग धंधों का स्तर भी नीचे निचला दर्जा का है। डेवलप्ड कंट्री में किसी अगर कागज की ही फैक्ट्री हो तो वो काफी हाई लेवल की होगी, उससे प्रदूषण भी कम होगा, उनका इनपुट और आउटपुट इन दोनों में काफी फर्क होगा, मशीनें बेहतर तरीके की होंगी। यहाँ पर सब कुछ लोअर लेवल का होगा। प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है हर क्षेत्र में। एंड इनकम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंपेयर टू देयर मोर डेवलप्ड काउंटर पार्ट्स, मतलब उन देशों की तुलना में जो डेवलप्ड हो चुके हैं, इनकम हो, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्पैरिटीज होंगी। दूसरा, डिपेंडेंसी ऑन डेवलप्ड नेशन। तो अंडर डेवलपमेंट थ्योरी में एम्फेसाइज किस बात पर बल दिया जाता है, इसी बात पे कि जो डिपेंडेंसी है, मतलब निर्भरता। जैसे बच्चा अपने बाबूजी पर डिपेंडेंट है उसी तरह से अविकसित देश विकसित देश पे डिपेंडेंट है। लेकिन बच्चा अपने पिता पर निर्भर है तो पिता बच्चे का पूरा ख्याल रखता है, उसके पोषण का, उसके वस्त्र का, उसकी हर जरूरतों। लेकिन
अगर ये बच्चा अपने पिता की जगह किसी और पर डिपेंडेंट हो, जिससे उसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हों, तो वो सिर्फ उसे खाना देगा और उसका शोषण करेगा, उससे काम करवाएगा। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर अविकसित देश जो है विकसित देशों पे जो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब डिपेंडेंट होना। अंडर डेवलप्ड नेशन ऑन मोर डेवलप्ड वन, जो डेवलप्ड है उस पर निर्भर होगा बहुत सारी बातों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मनी के लिए, कैपिटल के लिए, कर्ज के लिए। दिस डिपेंडेंस इज ऑफन इकोनॉमिक। तो वह किस चीज के लिए डिपेंडेंट होगा? हवा पानी तो चाहिए नहीं, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब हर चीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। वेयर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रिले ऑन डेवलप्ड नेशन फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मार्केट एक्सेस। यानी अविकसित देशों के पास अगर कुछ बनाने के लिए है भी, एक टोकरी भी बनाई तो बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए वही मार्केट चाहिए। अमेरिका में बेचना है, जर्मनी में बेचना है, फ्रांस में बेचना है, जहाँ बेचना है तो वहाँ मार्केट में एक्सेस भी तभी मिलेगा जब हम उनसे संपर्क बनाएंगे, उनको उनसे कई संधियां करेंगे। इन्हीं संधियों में शोषण भी होगा। स्ट्रक्चरल कंस्टेंट्स, अंडर डेवलपमेंट इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्टेंट्स। यानी संरचना में ही कुछ गड़बड़ है, या संरचना में ही कहीं बाधाएं हैं, उसी की बात है। ग्लोबल इकोनॉमिक, विश्व के आर्थिक सिस्टम, हर चीज एक सिस्टम की तरह है। विश्व का सिस्टम जो आर्थिक सिस्टम है, इस तरह से पूरा व्यापार विश्व का होता है जो जाल बुना हुआ है। जैसे हम विश्व के बाजार में कहाँ जाएंगे तो कहाँ डॉलर में हमें वो चीजों को खरीदना है, कहाँ डॉलर में बेचना है, कहाँ येन में खरीदना है, येन में बेचना है। तो ये सब जो कंस्ट्रेंट होते हैं, कहाँ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कहाँ ट्रेवल करने के लिए किसी दूसरे देश के जहाज या शिप को लेना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है? अनइक्वल ट्रेड होता है। डेब्ट बर्डन का मतलब कर्ज में फंस जाता है, और रिसोर्स और मार्केट पे पहुंच नहीं होती है। जो अविकसित देश है उसको भी बहुत सारे जो रिसोर्सेस जो उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो उसको चाहिए तो उसको कैसे प्राप्त होगा, इसमें बहुत बाधाएं रहती हैं। और जो है उसको बेचने के लिए बहुत बाधाएं रहती हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यानी कि थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कंटेक्स्ट क्या है? तो वही है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनी बनाया गया था उनको शोषण करने के लिए। इंपीरियलिज्म, उन देशों ने जिन्होंने अपना साम्राज्य फैलाकर अपने शोषण के लिए, ये सब वो इतिहास में जिस तरह से उनका शोषण हुआ था, उसने वहां की इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को तो और बर्बाद कर। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑफन करेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने बहुत कम औद्योगिकरण होता है, ज्यादातर काम मैनुअल होता है, हाथों से होता है, ट्रेडिशनल तरीके से होता है। यानी कि रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल, मतलब चरखा पे अगर कपड़ा बने तो क्या कहा जाएगा? ट्रेडिशनल। लेस प्रोडक्टिव इकोनॉमिक। अब इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो लेस प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं है, फल देने वाला कम है, मेहनत ज्यादा है, फल कम है। दिस कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में जगह कैसे? उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज है। अंडर डेवलपमेंट थ्योरी हाईलाइट सोशल इनइक्वालिटी। अब उन्हीं देशों में सोशल इनइक्वालिटी बहुत हो जाती है, अंतर बहुत हो जाता है, क्योंकि तभी तो वो अविकसित है। किसी को एजुकेशन अच्छा है, किसी को एकदम नहीं है। किसी को हेल्थ केयर बेहतर है, किसी को नहीं है। किसी की रिसोर्स तक पहुंच बेहतर है, किसी को नहीं है। तो ये इनइक्वालिटीज जो है, ये असमानता जो है, ये तो और भी ज्यादा आर्थिक असमानता को बढ़ाती है, और ये शोषण का क्रम चलता रहता है, और ये अविकसित देश और अविकसित होने के गर्त में चले जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल लैग, लैग का मतलब पीछे होना, टेक्नोलॉजी में पीछे होना। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या है? वो टेक्नोलॉजिकल लैग के शिकार होते हैं। मतलब आज भी 2G चलता होगा किसी अविकसित देश में, 3G चलता होगा, हम 5G तक पहुंच गए हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत देर से वहां पहुंचेगी, क्योंकि एक्सेस नहीं है ना एडवांस टेक्नोलॉजी पर। वो तो निर्भर है उनके पास, वो रिसर्च कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो ऐसे कंट्रियों में ये इनोवेशन नहीं होता है। तो इससे क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का उत्पादन, ये सारी जो चीजें हैं जो उद्योग धंधों को आगे तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी होती हैं, रेल है, ये बहुत लिमिटेड होते हैं अंडर डेवलप नेशन कंट्री में। इससे क्या होता है? इनकी एबिलिटी जो है, इफिशियंटी जो है, ट्रांसपोर्ट गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन में, एसेंशियल सर्विस में, ये सारा जो है वो डेवलपमेंट नहीं होने देता है। इसके चलते डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक, अंडर डेवलपमेंट नेशन में भी मोर वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाए, मंदी छा जाए, तो बड़े देश जैसे भारत जैसा देश में बहुत असर नहीं पड़ता है, बहुत बुरा असर नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी संभाल लेती है, शॉक को झेल जाती है। मतलब अगर किसी
जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को जो स्वस्थ है, अगर कोई हल्का फुल्का धक्का लग जाए तो वो जमीन पर गिरेगा नहीं, लेकिन एक कमजोर छोटा बच्चा हल्के से धक्के में जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये अविकसित देश है, थोड़ा सा अभी आर्थिक विश्व में मंदी छाई तो इनके देश में तो पूरी क्राइसिस आ जाती है, शॉक क्राइसिस। क्योंकि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होता है, कुछ चीजों पर बहुत निर्भर होते हैं, कुछ चीजें ही इकोनॉमी का इनका हिस्सा होती है। उन चीजों की मंदी आ गई तो पूरा का पूरा देश का इकोनॉमी ही इनका बेकार हो जाता है। पॉलिसी चैलेंजेस, तो अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, इसमें सजेस्ट एड्रेसिंग अंडर डेवलपमेंट रिक्वायर ओवरकमिंग सिग्निफिकेंट पॉलिसी चैलेंज। यानी इस जो थ्योरी अंडर डेवलपमेंट की हम समझते हैं, उसमें ये भी समझते हैं, सजेस्ट जो देखा जाता है कि कैसे पॉलिसी को समझा जाए, पॉलिसी में क्या चैलेंजेज हैं, किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, और समझने की प्रक्रिया है कि पॉलिसी के चलते क्या है कि ये जो अंडर डेवलपमेंट है ये बना रहता है। जाहिर सी बात है, पॉलिसी में भी दिक्कतें होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर नहीं है, करप्शन बहुत होता है, रिड्यूसिंग करप्शन की पॉलिसी नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये सब चैलेंजेज होती है, चैलेंजों को कैसे दूर किया जाए। तो थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट हैज इवॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ ये इवॉल्व हुई है, और बहुत सारे वेरियस स्कॉलर ने अलग अलग वेरियस स्कॉलर अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा है, इसके बारे में बताया है। क्रिटिक जो है उन्होंने भी अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी के अगेंस्ट में क्रिटिक भी दिया है। ये एक स्टैटिक और वैल्यू लेडन कंसेप्ट, वैल्यू लेडन का मतलब जिसको जिस तरह से समझ में आया उसने इस तरह से इसकी व्याख्या की, इसको बताया। तो इसका मतलब स्कॉलर जो है इसमें डिफरेंट व्यूज रखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कंक्लूजन का पार्ट है एक तरह से। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न था, अविकसितता को अक्सर विकास के विपरीत या अभाव के रूप में समझा जाता है, अविकसितता के सिद्धांत की 10 आवश्यक विशेषताएं, तो ये हमने यहाँ हिंदी में और वहाँ पहले अंग्रेजी में देखा। तो ये दोनों प्रश्न को हम समझ लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्योरी जो ब्लॉक में है, तो वहाँ सिंपली हमने समझ लिया। इसके बाद हम ब्लॉक पढ़ेंगे तो ब्लॉक की भाषा थोड़ी टफ हो सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट सोर्सेस, theoretical debates within Marxism and to the concrete development experience of Latin America। तो ये कहता है मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म जैसे कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बांट देता है हर चीज को। कैपिटलिस्ट यानी कि एक बुर्जुआ, एक प्रोलिटरेट, यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशन है वो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं जिनका शोषण हो रहा है। विकसित देश है वो एक तरह से वहाँ मजदूर है, वहाँ कमजोर लोग हैं, वहाँ शोषण हो रहा है, तो मार्क्सिज्म का कंसेप्ट भी लेके आता है। और मार्क्स टू रशियन, लेनिन, ये लोग कैसे समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डोमिनेंट इंटरेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री कॉरपोरेशन कैसे काम करते हैं। तो ये बताया गया है। लैटिन अमेरिका में अलग अलग स्कॉलर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ये लोग जो इस थ्योरी को विकसित करते हैं उनसे संबंधित हैं। तो मुख्य रूप से ये थ्योरी लैटिन अमेरिका में विकसित हो रही है, वहाँ पर अलग अलग स्कॉलर इसको बता रहे हैं, इसके बारे में थ्योरीज दे रहे हैं, ओरिजिन बताया गया है। इसी में थ्योरी ऑफ सेंटर पेरिफेरी है जो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 को न्यू रेडिकल अप्रोच में दो प्रश्नों को उत्तर करते हैं, और पॉइंट्स के साथ समझने के साथ इसको खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर आगे समझेंगे। धन्यवाद।